सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर। और आज हम ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप, जिनका जो शासन काल है वो 1572 से लेकर कब तक रहता है, 1597 तक। यानी ये शासन कितने वर्ष तक करते हैं, तो ये शासन करते हैं 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो पहला यहीं से प्रश्न पूछा सकता है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो महाराणा प्रताप ने 25 वर्षों तक शासन किया। अगर हम महाराणा प्रताप के जन्म की बात करते हैं, जन्म, तो इनका जन्म विक्रम संवत 1597, विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में, बादल महल में कहां पे होता है, तो इनका जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग यानी राजसमंद कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगर हम इनके बचपन का नाम की बात करते हैं, बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम था कीका। बचपन में इनको के नाम से जाता था, बचपन का इनका नाम था कीका। इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया। इनका जो जन्म है वो 1540 को होता है और इनका जो राज्याभिषेक है वो 1572 के अंदर होता है। यानी कितने वर्षों के बाद में किस आयु के अंदर ये शासक बने, तो ये 32 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। 1540 और 72, 1540, 50, 60, 70 और 72 यानी 32 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और कितने साल तक शासन करते हैं, 25 वर्ष तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं, 72 से 97। उसके अलावा इनकी जो मृत्यु जो है वो होती है 19 जनवरी 1597 को। कब होती है इनकी मृत्यु, 19 जनवरी 1597 को होती है। यानी कितने वर्ष की आयु में, तो 57 वर्ष की आयु के अंदर इनकी क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। अगर हम थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, तो इनके पिता का नाम था उनके उदय सिंह और इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। इनकी माता का नाम क्या था, जयवंता बाई। इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन होती है, होली के दिन। और कब होती है, तो इनके पिता की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। और कहां पे होती है, गोगुंदा में। और गोगुंदा के अंदर ही इनके पिता का क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। यहां पर गोगुंदा के अंदर एक बावड़ी है, महादेव बावड़ी पर ही, गोगुंदा के अंदर ही प्रताप का यहां के सामंतों और प्रजा के द्वारा प्रताप का महाराणा के रूप में क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। तो प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है, इसी दिन होता है। कब होता है, 28 फरवरी 1572 को होता है। कहते हैं प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार तो यहां गोगुंदा में और एक बार होता है कुंभलगढ़ के अंदर। तो इनका राज्याभिषेक इनकी पिता की मृत्यु के दिन 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन भी इनका राज्याभिषेक होता है। प्रताप का महाराणा के रूप में यहाँ के सामंतों और यहाँ के प्रजा ने महादेव बावड़ी पर ही इनका क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं। ये थी जानकारी। पहले शासनकाल 25 वर्ष तक शासन किया, 32 वर्ष की आयु में शासक बने, 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। और जन्म है 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार को, यानी विक्रम संवत 1597 को। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के अंदर। और इनके पिता की मृत्यु है
वो कब होती है? तो 28 फरवरी 1572 को इसी दिन है वो प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। नागौर दरबार, नागौर दरबार लगाया गया था। और ये नागौर दरबार कब लगाया गया था? 1570 को अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। और नागौर दरबार कब लगाया गया था? तो 1570 के अंदर अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। इस नागौर दरबार में अधिकतर राजाओं ने, अधिकतर शासकों ने अकबर की अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। परंतु मेवाड़ रियासत ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में जितने भी शासक थे, काफी शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने यानी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर अकबर ने महाराणा को समझाने के लिए या अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल। देखो, मुख्य रूप से उन्होंने, अकबर ने 4 शिष्टमंडल, 6 शिष्टमंडल भेजे थे। आपको काफी जगह 4 ही बताए जाते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने 6 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 6 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें से उन्होंने 4 तो युद्ध से पहले यानी हल्दी घाटी युद्ध से पहले उन्होंने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उन्होंने 2 और भेजे थे। यानी कुल मिला के कितने भेजे थे? 6 भेजे थे। मैं आपको 6 बताऊंगा कब कब भेजे गए थे। तो 4 शिष्टमंडल हल्दी घाटी युद्ध से पहले और 4 शिष्टमंडल हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, यानी इनको शांत शिष्टमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि युद्ध से पहले भेजे गए थे। चारों को शांत शिष्टमंडल भी कहा जाता है। ये चारों कब कब भेजे गए थे? क्यों भेजे गए थे? क्योंकि अकबर को अधीनता महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। कौन करवाना चाहता था? अकबर। तो अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। ये आपको एग्जाम के अंदर जो है वो आपको क्रम से भी पूछ सकते हैं, या पहले सबसे पहले किसको भेजा गया था, या अंत में किसको भेजा गया था, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से भेजा गया था। शिष्टमंडलों की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां को। जलाल खां को, और इनको भेजा गया था 1572 में। कब भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था 1572 के अंदर। उसके बाद में बात करता हूं तो भेजा गया था मान सिंह को। मान सिंह जो आमेर जयपुर के शासक थे, आमेर जयपुर के शासक मान सिंह को भेजा गया था। इनको भेजा गया था 1573 में। ठीक है। उसके बाद में भेजा गया था भगवंत दास को, भगवंत दास को, और इनको भी कब भेजा गया था? 1573 में भेजा गया था। और लास्ट में भेजा गया था टोडरमल को, टोडरमल को, और इनको भी कब भेजा गया था? 1573 में। यानी इन 3 को 1573 में भेजा गया था, और इसको जलाल खां को भेजा गया था 1572 में। ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अकबर ने भेजे थे, किसके पास भेजे थे? महाराणा प्रताप के पास में, क्योंकि वो अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप इन चारों की बात को नहीं मानता है। अब जो 6 की मैं बात कर रहा था, तो युद्ध के बाद में 2 को और भेजता है। किस किस को भेजता है? एक तो भेजता है रहीम को भेजता है 1980 के अंदर, 1580 के अंदर। और एक भेजता है जगन्नाथ को भेजता है, और ये कब भेजता है? 1584 के अंदर। इन दोनों को युद्ध के बाद में, 1576 को युद्ध होता है हल्दी घाटी का, इस युद्ध के बाद में इन 2 को और भेजता है। रहीम को भी भेजता है महाराणा प्रताप के बाद में पास में, और जगन्नाथ को भेजता है 1584 के अंदर। यानी कुल मिलाकर 6, और मुख्य रूप से देखे जाए तो कितने भेजे गए थे? 4 ही भेजे गए थे। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है। लेकिन ये जो अकबर द्वारा जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, इन चारों शिष्टमंडल की बात को मानने से इनकार कर दिया। यानी इनकी बात को नहीं माना, यानी कि महाराणा प्रताप ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब एक युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। जब अकबर द्वारा भेजे गए चारों शिष्टमंडल की बात को महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया, तब एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध जिसको हम कहते हैं। 3 अप्रैल 1576 को
कौन मान सिंह शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना होता है, अजमेर से रवाना होता है। कब होता है? तो 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह, जो शिष्टमंडल के रूप में दूसरे 2 नंबर पे गया था, मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर कहां से रवाना होता है? अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर से रवाना होता है और अपना पहला पड़ाव डालता है 2 माह तक। और कहां पे डालता है? मांडलगढ़ में। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना होता है और अपना पहला पड़ाव जो है वो कहां पे डालता है? मांडलगढ़ में डालता है। और फिर जो है खमनोर के मोलेला के पास अपना पड़ाव डालता है। खमनोर के मोलेला के पास अपना क्या डालता है? मान सिंह पड़ाव डालता है। जैसे ही मान सिंह शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना होता है, मांडलगढ़ में 2 माह तक अपना पड़ाव डालता है। उसके बाद में खमनोर के मोलेला के पास अपना पड़ाव डालता है। और जैसे ही इसकी सूचना किसको चलती है? महाराणा प्रताप को चलती है। किसको चलती है? महाराणा प्रताप को। जैसे ही महाराणा प्रताप को इसकी सूचना चलती है तो महाराणा प्रताप है वो फिर खमनोर के मोलेला के पास पड़ाव डाला। इसकी सूचना जैसे ही प्रताप को मिलती है, प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर के मध्य, प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर के मध्य एक तंग घाटी है जिसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी में अपनी सेना लेकर आता है। कौन है? महाराणा प्रताप। देखो, जैसे ही 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर के द्वारा, महाराणा प्रताप ने उनकी दीनता स्वीकार नहीं की। चारों की 6 भेजे गए थे, रहीम और जगन्नाथ को भेजा गया था। तो पहला पड़ाव जो है 2 माह तक डालता है। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह शाही सेना लेकर रवाना होता है अजमेर से और पहला पड़ाव डालता है 2 माह तक मांडलगढ़ में। और फिर वो अपना पड़ाव डालता है खमनोर के मोलेला के पास। जैसे इसकी सूचना महाराणा प्रताप को पड़ती है, महाराणा प्रताप गोगुंदा और खमनोर के मध्य एक तंग घाटी है, हल्दी घाटी, जहां अपनी सेना लेकर आता है। अब होगा इन दोनों के मध्य युद्ध। एक तरफ तो होती है मान सिंह की सेना, यानी शाही सेना अकबर द्वारा भेजी गई, और एक तरफ होता है महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप की सेना। हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 18 जून 1576 को होता है। कई जगह ये जो है 21 जून भी दिया होता है। 18 जून 1576 को प्रातःकाल दोनों सेनाएं हैं वो आमने सामने होती है। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की यानी मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई सेना, दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। अब यहां से अपने को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं? याद रखना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। और इस चेतक की जो छतरी बनी हुई है, वो कहां पे बनी हुई है? बलीचा गांव में। कहां पे बनी हुई है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। 2 प्रश्न यहां से पूछा सकते हैं। उसके अलावा जो अपने को है वो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा जा सकता है। और रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है। मान सिंह की बात करता हूं तो मान सिंह के हाथी का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद और मान सिंह के हाथी का नाम है मर्दाना। उसके अलावा जो अपने को हल्दी घाटी के युद्ध में से प्रश्न पूछा जा सकता है, कब प्रारंभ हुआ था हल्दी घाटी को? तो 18 जून 1576 को। ठीक है, पूछा सकता है। एकमात्र व्यक्ति जो राजपूतों की ओर से लड़ा था या महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था, उसका क्या नाम था? यह प्रश्न अपन को पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम जो राजपूतों की ओर लड़ा था, उसका नाम था हकीम खां सूर। ये एकमात्र मुस्लिम जो लड़ा था किसके? महाराणा प्रताप की टीम में रहकर किससे लड़ा था? मान सिंह से लड़ा था। यानी एकमात्र मुस्लिम जो राजपूतों की ओर से लड़ा था या महाराणा प्रताप की सेनाओं के साथ
साथ में होकर मान सिंह की सेनाओं से लड़ा था, तो उसका नाम था हकीम खां सूर। ये अपने को जो है वो मुख्य रूप से है एक चीज पूछी जा सकती है। अगर मैं आगे बात करता हूं, इसकी युद्ध की आगे मैं बात करता हूं, तो जैसे ही महाराणा प्रताप जैसे ही महाराणा प्रताप मान सिंह पे आक्रमण कर रहे थे, किस पे आक्रमण कर रहे थे, जैसे महाराणा प्रताप जो है वो मान सिंह पे आक्रमण कर रहे थे, मान सिंह पे आक्रमण करते, उस समय महाराणा प्रताप को चारों ओर से शाही सेना ने क्या कर लिया, घेर लिया। शाही सेना ने क्या कर लिया, तो शाही सेना ने है घेर लिया। जैसे ही महाराणा प्रताप को शाही सेना ने घेरा मान सिंह पे आक्रमण करते समय, उस समय झाला मन्ना ने किसने, झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण किया। राज चिन्ह को धारण किया। पूछा जा सकता है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को किसने धारण किया, तो किसने किया था, झाला मन्ना ने किया था। क्योंकि जो महाराणा प्रताप है वो मान सिंह पे क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, उस समय शाही सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, और उस समय झाला मन्ना ने राज चिन्ह धारण करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुए, तो वीर गति को प्राप्त हुई। युद्ध करते करते इनकी क्या हो जाती है, झाला मन्ना की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये था हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध की मैं अगर बात करता हूं तो हल्दी घाटी युद्ध है, इसमें किसी की भी क्या नहीं होती है, जीत नहीं होती है। यानी ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहता है, यानी कि किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है। तो हल्दी घाटी में से जो याद रखनी होगी जो चीजें अपन को, वो क्या क्या याद रखनी है, तो याद रखना है सबसे पहले कब हुआ था, 18 जून 1576 को। कई जगह 21 जून भी दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी की माने तो 18 जून 1576 को। मान सिंह था एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, एक तरफ मान सिंह की सेना। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, चेतक की बलीचा गांव बनी हुई। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, और एकमात्र मुस्लिम जो राजपूतों की ओर से लड़ा था, महाराणा प्रताप की सेनाओं की ओर से लड़ा था, हकीम का सूर। और एक इसका झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण करते हुए किसको प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। अब अगर अपन आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से बात करते हैं चामुंडा माता के मंदिर और नीलकंठ महादेव के मंदिर, इन दोनों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो इन दोनों का जो निर्माण है वो महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया। अगर मैं आगे बात करता हूं मुख्य रूप से, तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब होती है, तो मृत्यु जो है वो 19 जनवरी 1597 के अंदर होती है। और कहां पे होती है, तो बांडोली के अंदर होती है, जहां पे कितने खंभों की, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, तो कहां पे बनी हुई है, बांडोली के अंदर बनी हुई है, जहां पे महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को क्या होती है, 19 जनवरी 1597 को बांडोली गांव में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगर अपन थोड़ी सी और बात करें तो एक इतिहासकार हुए थे कर्नल जेम्स टॉड। इनको राजस्थान के इतिहास के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के इतिहास के इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की क्या कहा, थर्मोपल्ली कहा। मेवाड़ की क्या कहा, थर्मोपल्ली कहा। प्रश्न पूछा सकता है हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो 19 जनवरी 1597 के अंदर बांडोली के अंदर होती है, जहां पे 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अगर महाराणा प्रताप के और तथ्यों की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, तो महाराणा प्रताप है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने साथ में 2 तलवार क्यों रखते थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा, मैं बताता हूं आपको, महाराणा प्रताप अपने साथ में 2 तलवार इसलिए रखते थे क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर निहत्थे पर हथियार उठाना सही नहीं है, उचित नहीं माना जाता है। इसलिए जो महाराणा प्रताप से सामने से जो लड़ता था, उस व्यक्ति को अगर उसके पास में हथियार नहीं होता था, तो महाराणा प्रताप एक तलवार उसको देकर उसके साथ में क्या करते थे, युद्ध करते थे, यानी लड़ाई करते थे। इस कारण से महाराणा प्रताप है वो अपने साथ में 2 तलवार रखते थे, यानी निहत्थे पर जो है हथियार उठाना हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता नहीं है। इस कारण से महाराणा प्रताप अपने साथ में 2 तलवार रखते थे, ताकि सामने वाले को एक तलवार देकर उसके साथ में क्या कर सके, युद्ध कर सके। यह था मेरा छोटा सा प्रयास महाराणा प्रताप को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।